going to be defective. कुछ बच्चों ने बहुत लेट ज्वाइन किया है, उन्होंने मीटिंग जो ब्लीडिंग टाइम है वो भी नहीं सुना है और अभी ज्वाइन किया है। अब तो प्रैक्टिकल खत्म होने वाला है। That's very bad. So clotting time is prolonged when there is deficiency of clotting factors. If it is prolonged to more than 10 minutes, detailed investigation should be carried out to find the missing clotting factor. However, the first line tests in clinical medicine are prothrombin time and activated partial thromboplastin time. Activated partial thromboplastin time detects deficiency of clotting factors involved in intrinsic pathway, while prothrombin time identifies the deficiency in extrinsic pathway. ठीक है, पहले हम क्या परफॉर्म करते हैं? सबसे पहले ब्लीडिंग टाइम, फिर क्लॉटिंग टाइम, फिर क्लॉटिंग टाइम जब प्रोलॉन्ग आता है तो फिर हम क्या परफॉर्म करते हैं? पीटी, प्रोथ्रोम्बिन टाइम एंड एपीटीटी, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। जो आपने दो पाथवे पढ़े हैं, ठीक है, द फैक्टर्स इन द इंट्रिंसिक पाथवे में कौन से फैक्टर, एक्सट्रिंसिक पाथवे में कौन से फैक्टर्स होते हैं? व्हाट आर द फैक्टर्स इन द एक्सट्रिंसिक पाथवे? जी आमना, आप बताओ। आमना मसूद। मैम आप इंट्रिंसिक का पूछ रही हैं कि एक्सट्रिंसिक का भी? एक्सट्रिंसिक पाथवे, ओके मैम। ई वाला पाथवे। जी आमना। मैम फैक्टर 8, फैक्टर 10, फैक्टर 5। फैक्टर 7। ठीक है, ये फैक्टर्स आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए कि इंट्रिंसिक पाथवे के कौन से फैक्टर हैं, एक्सट्रिंसिक पाथवे के कौन से फैक्टर हैं। ये आपको ना एमसीक्यूज आ जाते हैं। और विटामिन के डिपेंडेंट कौन से फैक्टर होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जब हम ब्लीडिंग टाइम परफॉर्म करते हैं, फिर क्लॉटिंग टाइम परफॉर्म करते हैं, क्लॉटिंग टाइम प्रोलॉन्ग आता है तो फिर हम पीटी एपीटीटी परफॉर्म करते हैं। अगर पीटी प्रोलॉन्ग है, इट मींस देयर इज अ डेफिशिएंसी इन द एक्सट्रिंसिक पाथवे। फिर हम वो वाले फैक्टर्स जो है ना, उनको, उन जो 4 फैक्टर्स हैं उनमें से फिर उनका एनालिसिस कराते हैं, फिर हमें वो फैक्टर फाइंड आउट हो जाता है जो उनसा एब्सेंट होता है। और अगर एपीटीटी प्रोलॉन्ग होता है तो दैट इज एन showing the pathway deficiency in the intrinsic pathway, factor deficiency in intrinsic pathway। ठीक है, तो वो वाला pathway फिर हम find out, उनमें जो factors involved हैं फिर उनका analysis करते हैं तो फिर हमें वो factor known हो जाता है कि कौन सा factor is deficient। Then there is a term INR, ये viva question है, international normalized ratio। It is the ratio of person's prothrombin time to a normal control sample raised to the power of ISI, International Sensitive Index। ठीक है, ये ISI की जो वैल्यू है ना वो हम पुट करते हैं। ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये आपने नोन वैल्यू है वो ही पुट करनी होती है। और INR हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? पीटी टेस्ट ओवर पीटी नॉर्मल। पीटी टेस्ट जो है ना वो उस पेशेंट का प्रोथ्रोम्बिन टाइम है जिसकी आपने INR फाइंड करनी है। और पीटी नॉर्मल जो है वो नॉर्मल, जितना आपका पीटी नॉर्मल उसकी वैल्यू होती है वो आपका नॉर्मल वैल्यू पुट करते हैं। तो INR इज नॉर्मल इज 0.9 to 1.3। इसके कोई यूनिट नहीं होते बिकॉज ये दोनों वैल्यूज जो है ना वो सेम ही हैं, पीटी एंड पीटी सेकंड्स में होती हैं। ठीक है, तो सेकंड से कट जाता है तो आपकी नॉर्मल जो INR है दैट इज 0.9 to 1.3। It is increased 2 to 3 times from normal when a person is on warfarin therapy। INR हम क्यों फाइंड आउट करते हैं कि कुछ पेशेंट्स को, हमने क्या होता है कि कुछ पेशेंट्स की ब्लीडिंग टेंडेंसी होती है और कुछ पेशेंट की थ्रोम्बोसिस होती है कि वो बन जाता है। क्या करते हैं उनके अंदर कि आप INR कराते हैं और उस पेशेंट को वारफरीन थेरेपी शुरू करते हैं। वारफरीन इज एन एंटीकोएगुलेंट। ठीक है, तो एंटीकोएगुलेंट थेरेपी उस पेशेंट को नॉर्मली देते हैं और अगर उसका फिर हम INR जो है वो रेगुलेट करते रहते हैं कि INR अगर इतनी रेंज में है होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा हो जाएगा तो पेशेंट को ब्लीडिंग टेंडेंसी हो सकती है, अगर उससे कम हो जाएगा तो उसको थ्रोम्बोएम्बोलिक टेंडेंसी जो है, क्लॉट फॉर्मेशन इन द ब्लड वेसल जो है वो स्टार्ट हो सकते हैं। तो INR जो है ना, इट इज क्लिनिकली सिग्निफिकेंस टू मेंटेन द पेशेंट ऑन वारफरीन थेरेपी। वाइवा क्वेश्चन है, ये आपको ये पता होना चाहिए।
सो क्लॉटिंग टाइम इज प्रोलॉन्ग्ड इन कंडीशंस. कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें क्लॉटिंग टाइम प्रोलॉन्ग हो जाता है? इट इज हेरिडिटी कोआगुलेशन डिसऑर्डर्स लाइक हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी एंड वॉन विली ब्रांड डिजीज. ठीक है, हीमोफीलिया ए क्या होता है? फैक्टर 8 डेफिशिएंसी. हीमोफीलिया बी इज फैक्टर 9 डेफिशिएंसी एंड वॉन विली ब्रांड डिजीज. इन सारी कंडीशन में क्या होता है? क्लॉटिंग टाइम इज गोइंग टू बी प्रोलॉन्ग्ड. देन इज एन एक्वायर्ड कोआगुलेशन डिसऑर्डर्स. एक तो आपकी हेरिडिटी कोआगुलेशन डिसऑर्डर्स हैं और एक एक्वायर्ड कोआगुलेशन डिसऑर्डर्स हैं लाइक द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के. तो विटामिन के की डेफिशिएंसी होगी तो कौन से फैक्टर हैं विटामिन के डिपेंडेंट? दिस इज अ वाइवा क्वेश्चन. 2, 7, 9 and 10. ठीक है, फैक्टर 2, 7, 9 and 10 they are vitamin K dependent factors. If there is deficiency of vitamin K, then these factors will be abnormal in function and clotting time will be prolonged. तो vitamin K किस कंडीशन में कम हो सकता है? डाइटरी डेफिशिएंसी है vitamin K की. vitamin K किस कौन सी डाइट में होता है? पता है आप लोगों को? जितनी भी हमारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है ना, उनके अंदर होता है विटामिन के. ठीक है, जैसे पालक है, मेथी है, साग है. ठीक है, ग्रीन लीफी सैलड है, ब्रोकली है. ठीक है, उन सारों के अंदर विटामिन के होता है. तो विटामिन के की डाइटरी डेफिशिएंसी हो जाती है अगर आप ये वेजिटेरियन नहीं है. ठीक है, अगर मीट और चिकन वगैरह यूज करते हैं ज्यादा, वेजिटेरियन कम है, तो विटामिन के विल बी डेफिशिएंट. देन देयर इज वार्फरिन थेरेपी. जो पेशेंट अभी मैंने बताए थे कि जिनको टेंडेंसी होती है फॉर क्लॉट फॉर्मेशन की. ठीक है, थ्रोम्बोस फॉर्मेशन इन द ब्लड वेसल. तो उनमें क्या होता है कि देयर इज वी आर गोइंग टू गिव द वारफेरिन व्हिच इज एन एंटीकोएगुलेंट. ठीक है, तो एंटीकोएगुलेंट का इसका क्या फंक्शन है? इट इज गोइंग टू एंटागोनिस्ट द विटामिन के. तो विटामिन के एंटागोनिस्ट होता है, तो ये वाले जो फैक्टर है ना 2, 7, 9 एंड 10 ये डिफेक्टिव हो जाते हैं. तो उसकी वजह से क्या होता है? थ्रोम्बस फॉर्मेशन कम हो जाता है उस पेशेंट में. देन देयर इज मैल एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन के. विटामिन के आपकी डाइट में इंक्लूडेड है, लेकिन क्या होता है कि आप जीआईटी का कैसा कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें विटामिन के एब्सॉर्ब नहीं हो रहा, ऑन एंड ऑफ डायरिया रहता है पेशेंट को, स्प्रू है. ठीक है, सीलियक डिजीजेस है, इस तरह की डिजीज आप पढ़ेंगे मेडिसिन में तो आपकी मेलफॉर्मेशन हो जाती है, मेल एब्जॉर्प्शन हो जाती है विटामिन के की. देन एक्वायर्ड कोएगुलेशन डिसऑर्डर आल्सो इंक्लूड लिवर डिजीज. ठीक है, लिवर में क्या हो जाता है कि आपके कुछ फैक्टर्स की एक्टिवेशन जो है लिवर में होती है, कुछ फैक्टर जो है वो लिवर में फॉर्म होते हैं. तो व्हेन देयर इज अ लिवर डिजीज देन द क्लॉटिंग टाइम इज गोइंग टू बी प्रोलॉन्ग. देन देयर इज डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन, डीआईसी. ठीक है, डीआईसी में भी क्या होता है कि अभी हमने डिस्कस किया कि पहले सारी क्लॉटिंग हो जाती है, फिर वो क्लॉट जब यूज हो जाते हैं सारे क्लॉटिंग फैक्टर, तो उसके बाद ब्लीडिंग हो जाती है और उस कंडीशन में आपका क्लॉटिंग टाइम इज गोइंग टू बी प्रोलॉन्ग. डिफाइन क्लॉटिंग टाइम. ये वो बच्चा डिफाइन करेगा जिसने सबसे लेट ज्वाइन किया है अभी अभी. 57 पार्टिसिपेंट्स हैं, इतने तो कभी भी नहीं हुए मेरा ख्याल है. तो क्लॉटिंग टाइम वो डिफाइन करेगा. जी बेटा, डिफाइन क्लॉटिंग टाइम. मैम में आए? जी मैम ब्लीडिंग से लेके जब तक फिब्रिन थ्रेड्स नहीं बन जाते तो वो जो टाइम रिक्वायर्ड होता है वो क्लॉटिंग टाइम होता है. वेरी गुड. नेम द क्लॉटिंग फैक्टर्स. जी बिनीश आप बताओ. मैम क्लॉटिंग फैक्टर्स में हमारे पास प्रोथ्रोम्बिन आते हैं, टिश्यू फैक्टर्स, फैक्टर 5, फैक्टर 7, 8, 10, 11 and 12 also, and platelets and fibrinogen, all of these are clotting factors मैम. ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो आपकी मैम इसमें हम लोग सारे बताएंगे कि 1 to 14 जो होते हैं इन सबको. जी वो गाइडन में जो टेबल आपका दिया हुआ है ना उसके अंदर सारे फैक्टर लिखे हुए हैं, वो सारे आपने बताने हैं टेबलेटेड फॉर्म में, चाहे आप लिख लें चाहे आप वैसे ही लिख लें लाइंस के ऊपर, जैसे आपकी मर्जी है. नेम द कंडीशंस इन विच क्लॉटिंग टाइम इज इंक्रीज्ड. अभी हमने जो पढ़ा है कोएगुलेशन, हेरिडिटी कोएगुलेशन डिसऑर्डर्स और एक्वायर्ड कोएगुलेशन डिसऑर्डर, ये दोनों आएंगे इसमें. व्हाट इज हीमोफीलिया एंड इट्स टाइप्स. Ma'am, hemophilia is a congenital disorder or hereditary disorder where the blood does not clot. Basically, we have 3 types of hemophilia.
बुक में तो प्रैक्टिकल में हम्म हमारे पास 2 मेंशन्ड है, हेमोफीलिया ए एंड बी, बट सी हम्म आल्सो एग्जिस्ट.